Assalamualaikum. Hope वालेकुम you're सलाम। Walaikum Assalam, and it's salam for all as well. Uh, Here we have Mr. Aqib, and he's doing e-commerce, especially in Amazon, and he's working for a long time, and especially he handled the Section 3 part very well, and go through very up and down. So that's why we are here with him to learn from him, and also we want to know more about your services as well. सो हमें ख़ास तौर पे जो है सेक्शन 3 का जो एक खौफ है उसके हवाले से, और कि कैसे उससे बचा जाए और किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए, वो और कुछ अपने बारे में भी बताएं ज़रा। थैंक यू। थैंक यू जलीस फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले uh, 2-3 साल से अमेज़न में काम कर रहे हैं, आप भी जानते हैं। तो अभी रिसेंटली सेक्शन 3 काफ़ी केसेस आ रहे थे, वो डील किए हैं। नॉट एज अ री इंस्टेटमेंट एक्सपर्ट, बट ऑब्वियसली मेरे खुद के अकाउंट से या जो मेरे पास अकाउंट रेफरेंस के थ्रू आ रहे थे, तो काफ़ी इशू था। आपको भी इस पे सेशन करना था, तो हमने चले बोला लाइव कर लेते हैं इस पे। तो देखते हैं सबके लिए भला हो जाए, कुछ नॉलेज मेरी शेयर हो जाएगी, कुछ आप कर लेंगे। बाकी हाँ। इकोमाबाद के नाम से मैं एक ई कॉमर्स एजेंसी चलाता हूँ, जहाँ पे अमेज़ॉन, वॉलमार्ट और एडसी के अंदर हम डीलिंग करते हैं। अमेज़ॉन और वॉलमार्ट पे रीसेलिंग मॉडल और एडसी के अंदर डिजिटल मॉडल। ओके ओके। तो अच्छा, तो अमेज़ॉन के ऊपर जो है ना होलसेल ही है, हाँ, फ़िलहाल ऐसे ही? होलसेल ही है। ठीक है। अच्छा, अमेज़ॉन के ऊपर जो होलसेल है उसके अंदर तुम्हें कि ये हम डायरेक्टली आते हैं सेक्शन 3 के ऊपर। जब आप होलसेल कर रहे हो तो आप सप्लाई चेन को भी देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, तो फिर उसके बाद जो है सेक्शन 3 क्यों आ जाता है? आई नो दैट अमेज़न पहले मारता है, उसके बाद जो है पूछता है आपने क्या ये किया भी है जुर्म या नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे ही। क्या ऐसे ही था, या जो है ना सेक्शन 3 क्यों जो है आप पे लगा? क्योंकि एक मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, शुक्र है अल्लाह ताला का, 4-5 साल होने वाले हैं, आज तक जो है ना मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी जो हैं, है ना लकी एहतियात हैं से आप। चलता हूँ। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, और अल्लाह ना करे ऐसा हो, इसीलिए आपसे गाइडेंस ले रहे हैं। तो अच्छा, क्यों भी अगर आप होलसेल कर रहे हो तो उसके अंदर क्यों जो है ये सेक्शन 3 आ जाता है? देखें, 5 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सेक्शन 3 कॉमनली ट्रिगर करता है। एक तो पॉलिसी वायलेशंस हैं। अब अच्छा, पॉलिसी वायलेशंस में जो केसेस आए हैं, वो उनमें हमने देखा है कि मिसमैच ब्रांड्स के ऊपर लोगों ने वीएस ने लिस्टिंग की हुई हैं। ब्रांड का नाम कुछ है प्रोडक्ट के ऊपर, और असल में वो लिस्टिंग किसी थर्ड पार्टी सेलर ने किसी दौर में बनाई थी। आप गए उस पे मीटू कर लिया आपने, तो इसके खिलाफ अमेज़न ने पहले ही नोटिस लास्ट ईयर दे दिए थे कि इफ़ यू आर सेलिंग ऑन द मिसमैच लिस्टिंग्स, आपके ऊपर क्रैकडाउन होगा। सिमिलरली जेनेरिक लिस्टिंग्स जो हमारी थी, जेनेरिक लिस्टिंग में प्योरली अमेज़न की गाइडेंस है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को नहीं सेल कर सकते। लेकिन इधर हमने देखा है कि लोग जेनेरिक लिस्टिंग के अंडर ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये भी ट्रिगर कर रहा था सेक्शन 3 को। तीसरी जो एक जिसको आप कह लें कि भी ये खुशकिस्मती समझते थे कि हमने अमेज़न में 50 यूनिट भेजे, अमेज़न ने 70 स्कैन कर लिए। चलें भी, ये हमारे पास 20 यूनिट एक्स्ट्रा आ गए, हम सेल कर लेंगे इसको। इसको रिपोर्ट ना करना, ये थर्ड मेन रीज़न मैंने देखा है कि सेक्शन 3 ट्रिगर हुआ है इसकी वजह से। अगर आपकी शिपमेंट में डिस्पेरेंसीज आ रही हैं और आप इसको अगर रिपोर्ट नहीं करें टाइमली, आप खुश हो रहे हैं कि मेरे 20 यूनिट एक्स्ट्रा आ गए, 2 यूनिट आपके कम आते हैं, आप उस वक्त तो केस खोल लेते हैं कि भाई मेरे 2 यूनिट गायब है, मुझे रीइंबर्समेंट दो। लेकिन 20 यूनिट आपके एक्स्ट्रा आ गए, आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे। तो अमेज़न देखता है कि एक बार हो गया, चले 2 बार हो गया, ये कंटिन्यूसली सेलर रिपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, उस पे भी सेक्शन 3 ट्रिगर हुआ है अपना पॉलिसी वायलेशंस में। सेकंड जो आपके इश्यूज आते हैं परफॉर्मेंस के इश्यूज, वो बेसिकली हैं कि आप ऑर्डर डिस्पैच लेट कर रहे हैं, ऑर्डर में डिफेक्ट रेट आ रहा है, लेकिन वो एफ की तरफ ज़्यादा जा रहा है। क्योंकि मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि एफ ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। और थर्ड भी
कुछ पीएल की तरह है जो मैनिपुलेटिव रिव्यूज़ आते हैं, हम थर्ड मैनिपुलेटिव रिव्यूज़ करवा रहे होते हैं, प्राइवेट लेवल सेलर्स करवाते हैं, उस पे भी हम नहीं जाते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है अकाउंट लिंकेज, ये काफ़ी खतरनाक केस है जो आजकल चल रहा है। अब इसमें ट्रिगरिंग पॉइंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप कहीं ना कहीं फंसोगे, कहीं ना कहीं आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली तो आपको जो एहतियात करनी है उसमें आपकी कि चाइल्ड एक्सेस आपके हर अकाउंट के लिए सेपरेट हो। ठीक है, आपने इस पे एहतियात कर लिया, लेकिन इसमें अगर अमेज़न के आपका एक अकाउंट जा रहा है और अमेज़न उसमें ट्रैक कर रहा है कि भाई इस अकाउंट से रिलेटेड आईपीस या सेम वेयर हाउस या सेम प्रोडक्ट्स, जो जो अकाउंट सिमिलर उनको लगते हैं वो उनको लिंक अकाउंट करके सस्पेंड कर रहा है। मेरे पास अभी एक केस है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स डिफरेंट थी लेकिन ब्रांड सेम थे। चाइल्ड एक्सेस एक पे दो अकाउंट लिए हुए थे, ये मेरी हमारी तरफ से एक मिस्टेक थी, तो वो अकाउंट भी अभी लिंक अकाउंट सस्पेंशन में गया हुआ है। अब हम उसको एड्रेस तो कर रहे हैं लेकिन अमेज़न ये बोल रहा है कि आप इसको माने कि आपका ये अकाउंट है, प्राइमरी अकाउंट को आप खुलवाएं एंड देन आई एम गोइंग टू ओपन द सेकेंडरी अकाउंट। तो लिंक यार अकाउंट, इसको रिपीट करना, ये इशू क्या था? अच्छा लिंक अकाउंट, अगर आपके किसी एक सेलर सेंट्रल पे सेक्शन 3 की वायलेशन आई है और आप उसको एड्रेस नहीं कर पाए हैं सही तरह से और अमेज़न ने उसको किसी रीज़न की वजह से क्लोज कर दिया है, अब अमेज़न उसमें देखता है कि इसके साथ में कौन से अकाउंट लिंक हो रहे हैं। अब उसमें लिंकेज क्या क्या है, या तो हस्बैंड वाइफ का अकाउंट है, उसमें वो एड्रेस सेम यूज़ हो रहा है, वो अकाउंट्स लिंक हो रहे हैं आपस में। 3PL का एड्रेस आपका सेम यूज़ हो रहा है, या कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स आपकी आईपी से मैक एड्रेस या आईपी से चाइल्ड एक्सेस से यूज़ हो रहे हैं, उस अकाउंट पे भी थी और आपके एक सेकेंडरी अकाउंट पे भी हैं जो उस पे सेम चाइल्ड एक्सेस लेके बैठा हुआ है, तो ये अकाउंट्स लिंक करके अमेज़न सस्पेंड कर रहा है। तो ये सबसे अभी खतरनाक जो है ना सस्पेंशन मैंने देखी है, जो खुलवाने में बहुत मुश्किल है, कि अमेज़न इस पे क्लियरली बोलता है कि भाई आपके अकाउंट लिंक्ड है, आपने या तो मैक एड्रेस सेम यूज़ किया है, आपने या तो आईपी एड्रेस सेम है, आपका चाइल्ड एक्सेस आपने सेम यूज़ किया है, या वेयर हाउस सेम है, आपके जो एसकेयू आप ऐड करते हैं प्रोडक्ट में, अमेज़न को पता चल जाता है कि जो है ना ये अकाउंट्स कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब उसने देख लिया कि सप्लायर के नाम देकर 01 करके एक प्रोडक्ट उसने एसकेयू ऐड किया है, जिस अकाउंट जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है, और दूसरा अकाउंट जो इसके साथ लिंक में जा रहा है उस पर भी सिमिलरली एसकेयूज ऐड कर रहे हैं। जो हम रीसेलिंग के लिए लिस्टिंग क्रिएट करते हैं उसमें हम अमेजोन हमसे एसकेयू पूछता है, तो एसकेयू लिखने का अंदाज भी सेम हो रहा है। तो ये कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट्स होती हैं। फिर आपका 3PL, ज़ाहिर सी बात है, इफ़ यू आर एन एजेंसी, आप किसी एक या दो 3PLs के साथ अच्छी बना के चलते हैं एंड देन आप सारे अकाउंट्स की जो है ना इन्वेंट्रीज वहाँ पे भेज रहे होते हैं, तो इस वजह से भी अकाउंट्स लिंक हो रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं लिंक अकाउंट के जो अभी फेस हो रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। इसमें एक जो है कि आपका कोई पुराना एम्प्लॉय था या कभी आपने उस पे अकाउंट पे वीए थे, अब आपने दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लिया है, आप खुद ओनर हैं, ये वाली सस्पेंशन बनस्बत ओपन हो जाती है। लेकिन जिसमें आपके पॉइंट्स अमेजोन क्लियर कर रहा है कि भाई एक ही मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, चाइल्ड एक्सेस, प्रोडक्ट सिमिलर हैं, ब्रांड सिमिलर हैं, वो थोड़े टफ केसेस चल रहे हैं आजकल। अच्छा, और आई थिंक सो ये चौथा वाला था पॉइंट। चौथा, फिफ्थ कौन पांचवा सा है? पॉइंट जो सबसे कॉमन है और उसमें लोग फंस रहे हैं वो है सप्लाई चेन या काउंटरफीट प्रोडक्ट्स का। अच्छा, सप्लाई चेन में लोग क्या गलती कर रहे हैं कि आपको पता है कि आपने ऑथेंटिक प्रोडक्ट परचेज की हुई है और आपके पता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर या जो होलसेलर था वो ऑथेंटिक था, बट यू हैव टू प्रूव टू द अमेजोन एज वेल। अमेजोन को चाहे भले पता हो कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, बट आपका इंटरव्यू एक थर्ड पार्टी कंपनी ले रही है, तो उसमें आपका जो बिहेवियर है वो बता देता है उसको कि ये कॉन्फिडेंट है भी या नहीं। लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें जो नोटिफिकेशन आ रहा है हमारे पास कि सप्लाई चेन की आप जो है ना इंफॉर्मेशन सबमिट करें, उसमें लोग ये समझ के कि हमारा तो हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है, वेयर होलसेलर ऑथेंटिक है, हमने ब्रांड से लिया था,
उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई सबमिट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या आ जाता है? अ, आपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से परचेज की प्रोडक्ट, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर सप्लाई चेन को क्लियर करने का अमेजोन आपको बोल रहा है, तो यू हैव टू ट्राई कि आप ब्रांड की इनवॉइस ले लें। ब्रांड ने जो इनवॉइस की है डिस्ट्रीब्यूटर को, एंड डिस्ट्रीब्यूटर ने जो इनवॉइस की है आपको, डिस्ट्रीब्यूटर ने जो इनवॉइस आपको की है वो तो आप सबमिट करवाना है, लेकिन आप ट्राई ही नहीं कर रहे कि ब्रांड से आप इनवॉइस लें डिस्ट्रीब्यूटर की। अच्छा, 95% केसेस में ब्रांड्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप उनको कितनी भी मिन्नतें कर लें, वो तो पहले नाराज़ हो जाते हैं कि भैया आपने अमेज़न पे सेलिंग क्यों की। डिस्ट्रीब्यूटर को आप बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं सॉरी हम नहीं दे सकते। अब इसमें यहाँ पे आके लोग इसको छोड़ देते हैं और सबमिट ही नहीं करवाते। अगर आप इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो इसके कुछ और तरीके भी हैं जिसके थ्रू मैंने अकाउंट्स ओपन करवाए हुए हैं। ब्रांड्स ने हमारे पास साथ कोऑपरेट नहीं किया, या टाइमली हमें प्रोवाइड नहीं दी, इंटरव्यू की डेट आ चुकी थी, लेकिन फिर हमने उसको टैकल इस तरह से किया है कि आपके जो ब्रांड्स की वेबसाइट्स होती हैं उनमें अमूमन डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट अपलोडेड होती है, या फाइंड अवर पार्टनर्स के नाम से कोई पोर्शन होता है। हमने क्या किया, उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और यूआरएल, क्लिकेबल यूआरएल बना के एक पीडीएफ उनको सबमिट किया है। इस पे भी अकाउंट ओपन हुआ है। फिर अगर आप देख रहे हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड शोज अटेंड करता रहता है और वो नामवर AWS जैसे ट्रेड शोज हैं, तो फिर आप उनकी जो सप्लायर की लिस्ट होती है ट्रेड शोज की, हर साल हर जहाँ जहाँ पे होते हैं, जैसे ASD का मैंने एक केस डील किया। मैं न्यूट्रिजिना की, चूँकि न्यूट्रिजिना काफ़ी बड़ा ब्रांड है, मेरे पास न्यूट्रिजिना की आई हुई थी सप्लाई चेन वेरिफिकेशन। अब न्यूट्रिजिना तो हमें रेस्पॉन्ड करने वाला नहीं है कि भाई मैं तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर की वेरा दे देता हूँ कि ये लो। वो कैटर ही नहीं करते क्वेरीज को इतना ज़्यादा। डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्वेस्ट की, डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला सॉरी मैं नहीं दे सकता, हमारी खिलाफ है, परमिशंस लेनी पड़ेगी ये वो। अब हमें इंटरव्यू भी अटेम्प्ट करना था, तो उस केस में हमने क्या किया था कि ASD जो ट्रेड शो होता है उसका सप्लायर था, और उसकी हमने सप्लायर ट्रेड शो की ट्रेड सप्लायर्स की लिस्ट निकाली, वो हमने अमेजोन को सबमिट की थी, वहां से हमने अकाउंट को रीएक्टिवेट किया था। अच्छा, इन सब में जो एक मसला आ रहा है ना, कि इंटरव्यू देना है आपके क्लाइंट को। आप तो हैं वर्चुअल असिस्टेंट, आप 2 साल से अकाउंट चला रहे हैं, 3 साल से अकाउंट। चूंकि होता जलीस भाई क्या था कि हम पिच कैसे करते थे, हम पिच ही ऐसे करते थे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, लो जी हम हाजिर हैं आपका अकाउंट चलाने के लिए। आपको सिर्फ महीने के एंड में एक प्रॉफिट या लॉस की स्टेटमेंट मिल जाएगी कि आपके अकाउंट में ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ। अब जो सिलसिला पिछले 3-4 साल से चल रहा है, वो आके अमेजोन ने डिस्टर्ब किया कि नहीं भाई, आएगा इंटरव्यू के अंदर तो अकाउंट ओनर आएगा या LLC का कोई मेंबर आएगा। अब LLC में आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं है एज एन एम्प्लॉय, आप तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बन के एज अ VA एक्ट कर रहे हैं, तो आप नहीं बन अटेंड ही नहीं कर सकते इंटरव्यू को। अब इंटरव्यू देना है क्लाइंट को, क्लाइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, आपकी 100% सप्लाई चेन ऑथेंटिक है, क्लाइंट जवाब नहीं दे पा रहा, क्लाइंट ब्लैंक हो रहा है कि उससे पूछ लिया कि फलां 2 साल पहले आपने ये एसएन सेल करना स्टार्ट किया है, कहाँ से परचेज करना स्टार्ट किया और कैसे आपने सप्लाई चेन ऑथेंटिकेशन इसकी की है, मतलब कैसे पता आपको कि ये ब्रांड से ही आपके पास आया है। क्लाइंट ब्लैंक हो रहा है। अब जब क्लाइंट ब्लैंक होगा तो ऑब्वियसली आपके भले सप्लाई चेन जितनी भी ऑथेंटिक हो, दे आर गोइंग टू क्लोज योर अकाउंट। तो ये इश्यूज आ रहे हैं क्लाइंट्स। अब होलसेल FBA मैं सीधा कहूँगा कि स्लीपिंग इन्वेस्टर वाली गेम नहीं रही है। आपको आपके VS के साथ हर महीने या हफ्ते में एक आधी 15 मिनट 20 मिनट की मीटिंग करके आप ओवरऑल रिव्यूज लेना, पूछना है उसे अकाउंट में मेरे में हो क्या रहा है, आपने ये इन्वेंट्री परचेज की है, कहाँ से परचेज की है, इसकी सप्लाई चेन ऑथेंटिकेशन कहाँ है, आपने कैसे वेरीफाई किया इसके होलसेलर को, आपने कैसे वेरीफाई किया इसके डिस्ट्रीब्यूटर को। अब स्लीपिंग पार्टनर वाली गेम अब नहीं रही है। अगर कोई अभी भी इस तरह से चल रहा है कि वो मंथ में एक बार उनको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दे रहा है
और उनके क्लाइंट रेडी नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी सेक्शन 3 ट्रिगर हो सकता है, तो उनका नुकसान हो सकता है। अभी भी टाइम है, अगर जिसको नहीं आई है वो एलएलसी में या तो ऐसा पार्टनर कोई ऐड कर दें जो आपका बिजनेस को लुक आफ्टर समझ सके, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादातर एज्ड लोग हैं, मे बी वो बिज़नेस को समझ ना पाएँ, तो वो किसी को अपनी एलएलसी या एलटीडीज़ में ऐड कर दें, जिनको आप जो है ना ओवरव्यू दे पाएँ हर हफ्ते कि आपके अकाउंट में ये चीज़ें हो रही हैं, ताकि इन केस फ्यूचर में कोई सेक्शन 3 ट्रिगर होता भी है तो एटलीस्ट दे कैन आंसर। मेरी ये ओपिनियन है, बाकी लोग में भी इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं सेफ साइड पे यही कहूँगा। हम्म, हाँ, बिल्कुल। हम्म, अच्छा, एक मेरा इंटरव्यू था जिसमें क्लाइंट बहुत कॉन्फिडेंट भी था, लेकिन ही वांटेड कि यार मैं कहीं पे फंस ना जाऊं, तो तुम इंटरव्यू के अंदर आओ। अब लोग यहाँ पे पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर क्लाइंट मौजूद है, पाकिस्तान में अगर वीए मौजूद है, तो दे गो इनटू द सेम प्लेस, एक ही रूम में बैठ के दो बंदे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं एज ए इंटरप्रेटर। वो एक करता है वीए, उर्दू में वो बताता जाता है और क्लाइंट अटेंड कर लेता है। मैंने अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा कि जिसमें सिर्फ वीए ने अकेले बैठ के अटेंड किया हो। मेरे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन दे डिक्लाइंड कि नहीं, आप अकाउंट ओनर है, यू शुड बी आंसरेबल टू एवरी ऑफ आवर क्वेश्चंस, क्योंकि सेलर सेक्शन 3 सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में आपने एग्री किया है ना अमेजोन के साथ कि मैं अ, आपकी जो है ना सारी टर्म्स एंड कंडीशंस की का ख्याल रखूंगा, सो नाउ यू आर रेस्पॉन्सिबल, आपको ही इंटरव्यू अटेम्प्ट करना है। तो अच्छा, इसके बाद अगर आपने वीए का कर लिया डिस्कस, तो वो एक आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो एक्सेप्ट हो रहा है। उस पे किसी नोटराइजेशन की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है। मैंने जितने भी केसेस डील किए हैं वाइट पेपर पे ही प्रिंट करके, और क्लाइंट ने सिग्नेचर किया, उसका डिजिटल मैंने किया, एंड वो जो वर्चुअल असिस्टेंट का एग्रीमेंट है वो एक्सेप्ट हो रहा है। उसमें आपको ये लाइन मेंशन करने देनी होती है कि द वर्चुअल असिस्टेंट इज़ अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉट पार्ट ऑफ आवर कंपनी। कोई हमारा एम्प्लॉय नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। फिर नीचे आपको उसकी वजाहत देते हैं कि हम इसको पे कैसे करते हैं। तो ये अभी भी किसी ने अगर एग्रीमेंट नहीं किया हुआ तो कर लें, बेहतर है, वरना फिर आपको बैक डेटेड एक फेक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। अभी भी कर लें। उसमें ये वाली आपसे अमेजोन पूछता है कि आप इनको हाउ डू यू पे देम। उसमें जो लोग सैलरी ले रहे हैं, आप उनको देखें कि उनकी जो सब चेन है सैलरी की, कोशिश करें कि एलएलसी के अकाउंट से ही उनकी सैलरी आ रही हो, पर्सनल अकाउंट से ना आ रही हो, या एटलीस्ट पर्सनल अकाउंट से आ रही है कि तो ओनर के नाम का अकाउंट हो वो, ना कि किसी और अकाउंट से आप भेज रहे हैं। वो आपको प्रूफ करने में मुश्किल हो जाती है कि भाई किस कोई और आपकी कंपनी की सैलरी वीए को क्यों पे कर रहा है। तो इसमें बाकी जो कमीशन पे काम कर रहे हैं उसमें भी आप क्लॉज ऐड कर सकते हैं कि रिवॉर्ड्स या सैलरी जो है ना बेस विल बी बेस्ड ऑन कमीशन, और जो जो प्रॉफिट होगा हमें उस हिसाब से, ये वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं है। फिक्स्ड वाले उसको एग्रीमेंट के अंदर फिक्स लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं, मैंने तो वहीं से
जनरेट करके यूज़ किए हैं, वाइट पेपर पे प्रिंट करके, कोई मुझे इशू नहीं आया। हाँ सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, किया है। चैट जीपीटी को भी प्रॉम्प्ट देने का एक तरीका है, उसके थ्रू आप लें, फिर उसको आप इंजीनियरिंग करें, उसके ऊपर आप एक लीगली एक डॉक्यूमेंट की तरह उसको प्रेजेंट करें, साइन किया हुआ हो क्लाइंट ने। जब से आपने काम स्टार्ट किया है, जब से आपको चाइल्ड एक्सेस मिला है, वो वाली डेट्स उसमें मेंशन्ड हो कि भाई इस तारीख को हमने इसको हायर किया था, यहाँ से इसकी सैलरीज हम पे करते हैं। अच्छा ये पहले नहीं होता था कि अमेज़न बोल रहा है वीए। अब आप देखें, अमेज़न एक बड़ी कंपनी है, वो पूछ रही है भाई वीए का मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वीए की मुझे पे स्लिप दे दो। ये भी हमारी बनाई हुई टर्म्स हैं जो हमने उनको इंट्रोड्यूस करवाई, और अब वो हमें ही बैकफायर कर रही हैं। क्योंकि आप देखें, सिर्फ वीए वीए तक नहीं महदूद रह रहा ना, आपको वीए के डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है आपसे, आपसे वीए की पे स्लिप्स मांग रहा है, फिर आपको अच्छा, फिर आप, ये हो क्यों रहा है? आपने क्लाइंट जवाब नहीं दे पाया, क्लाइंट से पूछ रहे हैं भाई आप क्यों नहीं जवाब दे पा रहे, क्लाइंट बोल रहा है ये सॉरी मेरा वीए चलाता था अकाउंट, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, वीए कौन है? वीए ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है मेरा, मैं इसको सैलरी देता हूँ, ठीक है। अब वीए का आप दे दें, कॉन्ट्रैक्ट दे दें, वीए की सैलरी स्लिप्स दे दें, ठीक है। अच्छा भाई, इन्वेंट्री तो आप खुद प्रेप करते हो ना, क्योंकि अमेजोन अभी कोशिश कर रहा है कि प्रोफेशनल सेलर्स ही हमारे प्लेटफॉर्म पे आके सेलिंग करें। तो वो इस तरह के सवाल इस वजह से करता है वो। दे आर ट्राइंग टू किक आउट द स्लीपिंग पार्टनर्स, या जो प्रोफेशनल सेलर्स नहीं हैं, जिनको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कब बेचनी है और किस तरह से इसको सोर्स करना है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल वो करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट प्रेप कैसे की, मतलब इसको लेबल कैसे लगाया, प्रोडक्ट आपके पास आती है? वो बोलता है नहीं, मैं प्रोडक्ट तो मेरे पास नहीं आती, वो मैंने 3PL हायर किया हुआ है। अच्छा भाई, 3PL की टर्म भी इंट्रोड्यूस हो गई है अमेजोन को, तो उसने बोला भाई 3PL का भी कॉन्ट्रैक्ट हमें दो, 3PL का कॉन्ट्रैक्ट दो, 3PL की इनवॉइसेस दो, और 3PL के आपने पेमेंट कैसे करी है, किस चैनल के थ्रू, बैंक अकाउंट से करी है, क्रेडिट कार्ड से करी है, उसकी भी रिसिप्ट हमें दो। तो ये लिस्ट अब बड़ी होती जा रही है जो अमेजोन की है, इस वजह से, क्योंकि ये टर्म्स हम ही इंट्रोड्यूस करवाते जा रहे हैं अमेजोन को कि नहीं जी मैंने वी हायर किया हुआ है, नहीं जी मैंने प्रेप सेंटर हायर किया हुआ है। तो जब यहाँ पे आपका क्लाइंट कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पाता ना, तो अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है इस केस में भी। अच्छा, प्रेप के में यूपीसी मैंने नहीं ऐड करवाए थे। यूपीसी हमें, मेरा जो प्रेप है वो यूपीसी के सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स ऐड करता है। टाइटल ऐड कर लेते हैं वो प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट एटलीस्ट आइडेंटिफाई हो पाए, क्योंकि आप जब उसको सबमिट कर रहे होते हो ना अमेजोन को, तो आप उसको मार्क कर रहे होते हो, हाईलाइट कर रहे होते हो, तो वो अमेजोन समझ जाता है। लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव द डॉक्यूमेंट, आपके पास इनवॉइस हो, आपके पास उसका एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट में ये ही होता है कि हम अपनी इन्वेंट्री से आपको भिजवाएंगे, आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखेंगे, उसके सप्लायर्स की कॉन्फिडेंशियलिटी का। जरीस भाई, आर यू कनेक्टेड? हेलो।
Hello. Yes, sorry for the जी। टेक्निकल इशू। नहीं, मेरी कोई तरफ बात आ नहीं। गया था। तो अच्छा। हाँ, हम कहाँ थे? फिर से शुरू करते हैं उसको। प्रेप सेंटर की एग्रीमेंट में क्या-क्या होना चाहिए? हाँ, प्रेप सेंटर के एग्रीमेंट्स में क्या क्या होना सो चाहिए, तो ये बेसिकली वो भी सिंपल सा एग्रीमेंट बनता है जिसमें आप इंश्योर कर रहे होते हो कि आपकी जो हम के लिए प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो प्रेप सेंटर को, वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। प्रेप सेंटर उसको हर महीने के एंड में इनवाइस करेगा। प्रेप सेंटर की इनवाइस में प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह मौजूद होंगी। आप लायबल हैं 5 दिन के अंदर इनवाइस को पे करने में। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के पॉइंट्स होते हैं कुछ, कि आइदर पार्टी कैन टर्मिनेट दिस अकाउंट इन एक्स अमाउंट ऑफ डेज। तो एक एग्रीमेंट है, बनवा लें। जो भी काम कर रहे हैं, प्रेप सेंटर्स के पास ऑलरेडी फॉर्मेट्स के मौजूद हैं, वो आपको साइन करके भेजते हैं। आप यहाँ से साइन करके स्कैन करके अपने पास रिकॉर्ड कर लें, ताकि इशू ना हो आपको। अच्छा, यहाँ पे जो तुमने तीन चार चीज़ें बताई थी, तो ये पांचवी चीज़ थी हमारे पास इसमें, सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन। ठीक है, ताकि हमारी सप्लाई चेन क्लियर हो। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब आगे जो है ना, और क्या ऐसे इश्यूज आते हैं इसके अंदर, कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं। अभी हम आ जाते हैं सप्लाई चेन पे ही। तो अब भी। सप्लाई दोबारा से ये दोबारा इशू हो रहा है। मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, खैर। हेलो। यस, कैन यू हियर मी? जी आखिब, सॉरी या this happening नहीं नहीं, कोई again and बात again so many times, but I think so, right? At this time I fix it, but hopefully, I don't know why it's happening exactly. Okay, तो हम सप्लाई चेन वेरिफिकेशन पे थे। अच्छा, अगर एक केस ये है, अ, अ, एक तो हमने ना एक चीज़ मैंने पॉलिसी पढ़ी थी अमेज़ोन की, कि उसमें ये चीज़ थी कि अमेज़ोन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के एग्रीमेंट्स को एंटरटेन नहीं करता है। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि ब्रांड और आपका अपना मामला है, सिवाय कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के, जैसे कि फ्रांस हो गया, यूएई हो गया, और ऐसी कंट्रीज़ हैं उनके लिए। ठीक है, ये पॉलिसी मैंने बाकायदा रीड करी थी अमेज़ॉन पे रिसेंटली। अच्छा, और वो निकली भी कैसे थी, मैंने एआई का बोर्ड अपना जनरेट किया था, उससे मैंने स्क्रैप की अमेज़ॉन की पॉलिसी, उसमें डाली, फिर मैंने उससे पूछा। 3 साल तक मुझे समझ में आया नहीं कि ये हो क्या रहा है, मगर अब जब मैंने अपना बोर्ड खुद क्रिएट किया एआई की, वो उसको स्क्रैप करके, तो उससे निकाल के हमें दी कि यार ये है अमेज़ॉन की पॉलिसी।
तो इसका मतलब कुछ ये हो गया कि आपको जो ऑथराइजेशन वाला है इशू, तो वो तो अभी यही आता ना कि अमेजोन से आप जाओ, ब्रांड से पूछ के आओ कि आपको वो अलाउ कर रहा है यहाँ पे सेल करना या नहीं। एक है ऑथराइजेशन अ, और एक है हुँ, अथेंटिकेशन। तो ऑथराइजेशन हुँ। वाला कभी इशू आया है कि अमेजोन ने बोला कि यार अपनी ऑथराइजेशन दिखाओ कि ब्रांड ने आपको इजाज़त दी हो अमेजोन पे कर लो सेल? देखिए, एक बार शक में आ जाए ना अमेज़न, फिर तो वो आपको हर चीज़ पे तंग करता है कि हमने ये पॉइंट भी लिखी थी, आपने ये क्यों नहीं दी? जैसे मैंने बोला ना कि किसी का अकाउंट अगर सस्पेंड हो गया और उन्होंने ब्रांड की इनवॉइस प्रोवाइड नहीं की थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने जो उनको प्रोवाइड की थी इनवॉइस, वो उनको उन्होंने दे दी। अब वो उस पे आपको तंग करता है कि जी, मैंने तो ब्रांड की इनवॉइस भी लिखी थी, आपने क्यों नहीं लिखी दी? सिमिलरली लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का भी इस तरह से अमेज़न तंग करता है, लेकिन लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का ज़्यादा काम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्राइक हटाने में है, इसमें नहीं है। अगर आप बेस पॉइंट तक पहुंच जाएं अपने केस में, तो ये वाला आपको जो है ना डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। है आपके पास, गुड इनफ, लेकिन ऑथेंटिकेशन में इसकी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है। यानी कि ये सेक्शन 3 में कोई लाजमी चीज़ है नहीं कि आप। लाजमी नहीं है तो अच्छी बात है आपके पास। ओके। हाँ, क्योंकि ना हम लोग ज़्यादातर इसी में अपना होलसेल में लगा रहे होते हैं वक्त कि यार ब्रांड से परमिशन लाओ कि अमेज़ोन पे आप सेल कर सकते हो या नहीं। ठीक है, जब मैंने ये पॉलिसी रीड की तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि हम नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग इतना वक्त इसमें लगा रहे हैं कि ब्रांड की इजाज़तें लेने में, हालांकि उसको मेरे ख्याल से चाहिए इजाज़त में सिर्फ अथेंटिकेशन हो जी कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो ओरिजिनल है, अथेंटिक है। ऐसा ही ओरिजिनल है है, ना? ऑथेंटिक है, जो कि आप देखें ना, ऑनलाइन आर्बिट्राज या रिटेल आर्बिट्राज वाले तो कभी भी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बट उनके भी अकाउंट रीओपन हो रहे हैं, वो भी एक लीगल मॉडल है। चूंकि वो सप्लाई चेन का कुछ दिखा रहे हैं उनको, तभी तो वो रीओपन हो रहे हैं अकाउंट्स। आइदर वो ब्रांड्स की रिटेल वेबसाइट से ही परचेस कर रहे हैं, तो उसको तो कोई क्लेम डाउन नहीं कर सकता कि नहीं ये तो ऑथेंटिक नहीं आई। या तो वो ब्रांड की वेबसाइट पे जो रिटेल पार्टनर्स आ रहे हैं उनकी वेबसाइट से परचेस कर रहे हैं, वो उनको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, यूआरएल और लेटर्स जो हैं उनके के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये हमारे ऑथेंटिक रिटेलर्स हैं। उसको तो अमेजोन डिनाई नहीं कर सकता कि ये सप्लाई चेन ऑथेंटिक इसकी नहीं है, तो उनके अकाउंट भी ओपन हो रहे हैं। ये जो आपने लेटर बताया, ये ज़्यादातर आईपी स्ट्राइक में काम आता है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, हाँ बिल्कुल। वो नहीं निकला जिसके लिए आप गए थे, लेकिन कुछ और ही निकल आते हैं। ये भी ऑथेंटिक, दूसरे ब्रांड्स भी ऑथेंटिक होते हैं। अच्छा, पहले तो हम 2-3 साल से ये चीज़ें चला रहे थे कि भाई एक ब्रांड ने डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया, अब ये उस ब्रांड का ऑथेंटिक है तो बाकी ब्रांड्स का भी ऑथेंटिक सप्लायर होगा। ये केस करके हम जो है ना बाकी ब्रांड सोर्स करके हम लाइव कर देते थे। यहाँ तो हमारा जो होता था यहाँ पे प्रिकॉशन कि हम उस ब्रांड को कॉल कर लेते थे कि भाई ये आपका ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ सप्लाई चेन में आता है आपकी। वो यस कर देते थे, चलें ठीक है, हमने परचेज कर ली। अब मामला थोड़े डिफरेंट हो गए हैं। अब आपको एक बार उन्होंने कॉल पे बोल दिया कि हाँ ये ऑथेंटिक हैं, लेकिन कॉल का रिकॉर्ड आप अमेजोन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब आपको या तो उनसे ईमेल लेनी पड़ेगी लॉन्च करने से पहले, इसमें टाइम ज़ाया होगा, इसमें आपकी मे बी कोई डील आई हुई हो, 24 आवर की डील हो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास 12 घंटे की डील हो, वो निकल सकती है, लेकिन आपको करनी पड़ेगी। आपको ईमेल पे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। आपने ब्रांड को कॉल कर ली,
उसको आप ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव को बोलें कि प्लीज़ मैं आपको ये ईमेल कर रहा हूँ, आप इसके रिस्पॉन्स में ये आप कंफर्मेशन कर दें। ये ईमेल आपके पास एक कंफर्मेशन आ गई ना, आपके ब्रांड ने अपनी डोमेन से रिप्लाई किया हुआ है, ये आपका प्रूफ करेगा कि जो है ना ये ऑथेंटिक है, मैंने ये कैसे डील किया हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद नहीं थी, लेकिन जब मेरे पास आई सप्लाई चेन की ऑथेंटिकेशन, फिर मैंने ब्रांड को रीच आउट किया कि मैं फ़लाँ आपके डिस्ट्रीब्यूटर से ये चीज़ खरीदता हूँ, क्या ये आपका लीगल डिस्ट्रीब्यूटर है? कॉल पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन मेरे पास कॉल का रिकॉर्ड आप नहीं दे सकते। तो वो ईमेल मेरे काम आई और अकाउंट पास कर गया वेरिफिकेशन। अगर सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Hello. Uh, I don't know why it's happening. It's really इंटरनेट साथ annoying नहीं now. दे रहा शायद। हाँ, मुझे ये बहुत जो annoy कर रहा है अब, और मेरा जो है ना ये बार बार ऑफ हो रहा है। अच्छा तो हाँ, यार कंटिन्यू करते हैं फिर से। सॉरी, मैं अच्छा, अपॉलजी शबीर अगेन भाई का फॉर ऑल। एक कमेंट आया हुआ था कि आईपी में लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के अलावा इनवॉइस या ईमेल कंफर्मेशन चल जाती है। तो हाँ, चल जाती है, लेकिन अभी तो हम ऑथेंटिकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो मैं उस हिसाब से बता रहा था कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की नीड नहीं पड़ेगी ऑथेंटिकेशन में। और आईपी रिमूवल में भी ईमेल कंफर्मेशन या इनवॉइस जैसे आप बोल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है। इसको यार ये रिपीट करना। मेन पॉइंट फॉर आईपी कंपनीज रिमूवल कंफर्मेशन ईमेल आल्सो वर्क्स, एलओए इजंट नेसेसरी। ये क्या सवाल है जरा जैसे सा? हमने ऑथेंटिकेशन के लिए बोल रहे थे ना कि हम लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लाजमी है या नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि आईपी रिमूवल के लिए भी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लाजमी नहीं है। तो सही बोल रहे हैं, इनवॉइसेस भी काम कर जाती हैं और ब्रांड की ईमेल भी काम कर जाती हैं हाँ, ओके ऑथराइजेशन ओके में भी, ओके ओके। तो आईपी रिमूवल में भी।
ठीक है, ठीक है। यानी कि आईपी में भी वो यही, आईपी के अंदर तो ऑथराइजेशन होगी ना, क्योंकि वो आपका एक इंटेलेक्चुअल ब्रांड की प्रॉपर्टी के इनवॉइस है ऊपर। आपको तो चल जाती है। उसमें ब्रांड की इनवॉइस है आपके पास और ब्रांड की ऑथराइजेशन नहीं है तो इट्स ओके, इट विल वर्क। ओके। और इसके फिर अभी हम इस पे आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आखिर में हम वहाँ थे जी जी। जैसे, हमने कहाँ पे बात रोकी थी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जहाँ पे रोकी थी हमने बात, यानी कि रोकी जाती रुक गई थी। हम्म, आपको याद आ रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रहा अभी। आई थिंक सो हम, हाँ, अच्छा, कुछ इस पे। हम जी जी, लोग बताएं। ईमेल कंफर्मेशन और सप्लाई कंफर्मेशन के ऊपर ये बात कर रहे थे कि सप्लाई से हम ब्रांड से सिर्फ इतना पूछना काफ़ी होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर आपका ही है, और अमेज़न एक्सेप्ट कर लेगा उसको। आ, अगर आप फंस चुके हैं तो फिर आप वही सिर्फ ईमेल निकलवा लें ब्रांड से कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप एटलीस्ट कंफर्म कर लें कि आपको अमेज़न के केसेस में ये ब्रांड सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि हो ही ये रहा है ना कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से लेके परचेज़ की हुई है, अमेज़न ज़िद पे आ गया, नहीं जी मुझे ब्रांड की सप्लाई चेन की इनवॉइस दो, मैं तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर वेरीफाई नहीं कर पा रहा। आप ब्रांड के पास जा रहे हो, ब्रांड आपको बोल रहा है आपने लॉन्च कैसे की मेरी प्रोडक्ट, अमेज़न पे से रीसेल की कैसे, क्यों की, मैं तो नहीं दूंगा आपको, आपने जिससे जाके परचेज़ की उससे मांगे। तो जिसके पास अभी टाइम है वो एटलीस्ट कंफर्म कर लें ब्रांड से। बट अब जो फंस चुका है, जिसके पास आ गई है नौबत, नोटिफिकेशन आ गया है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, तो बेहतर है कि सिर्फ पूछ ले कि आपका ये ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। और वो सिर्फ इतना ही पूछ लेना कि ये आपका ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं, ये तो हम्म। पूछने की ज़रूरत है नहीं कि आप अलाउ करते हो अमेज़न पे या नहीं। अगर आप फंसे हुए हैं तो आप ना करें, अगर आप नहीं फंसे हुए हैं तो पहली ईमेल में ना करें, दूसरी ईमेल में आप पूछ लें कि आप सिर्फ ब्रिक एंड मोटर्स पे रिलाई करते हैं या आप अमेज़न स्टोर ओनर्स को भी अलाउ करते हैं। हाँ, तो उसके ऊपर आप यही कह रहे थे कि ब्रिक एंड मोटर को भी अलाउ करते हैं और स्टोर ओनर को भी अलाउ करते हैं। हाँ, 3 तरह की कैटेगरीज़ चलती हैं ना, कि एक तो ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर ओनर्स हो गए, दूसरा वेबसाइट ओनर्स हो गए, तीसरा हम आ गए रीसेलर्स हुँ, अमेज़न के। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अंदर जो है ये चीज़ लाज़मी है ही ना, जैसे कि हम उससे जाएँ और उससे पूछें यार हमें आप अमेज़न के ऊपर अलाउ कर रहे हो, ये है या नहीं है लाज़मी? आप अब ये दौर आ गया है कि आप पूछ लें, क्योंकि अगर आपको आगे चल के ये सपोर्ट नहीं करेगा ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के इनवॉइसेस देने में, या तो आप ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर से पहले ही पूछ लें कि भाई ये वाला आपका ब्रांड, क्योंकि काफ़ी ब्रांड्स हैं तो अब तो कैटेगरीज बना दी है ना कि ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये ब्रांड हमारा आपके पास शीट में है, उसके आगे कॉलम बना होता है कि अमेज़न लॉन्च करने की इजाज़त है या नहीं है। या तो हुँ, आप ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से ऑलरेडी पूछ लें और फिर आप ब्रांड के पास जाएं, या तो आप ब्रांड से पूछ रहे हैं तो फिर आप लॉन्च से पहले ही पूछ लें, कंफर्म कर लें, नहीं, ताकि आगे चल के ये हम ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। हम हम ये चाह रहे हैं कि हम हम ये पूछे नहीं तो अच्छा है ना, क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं। नहीं, अगर अमेज़न की कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं, ठीक है, एक अमेज़न एक ओपन प्लेटफॉर्म है और अमेज़न की रिक्वायर्ड है नहीं, तो क्या ये पूछना लाजमी है उससे कि यार हम अमेज़न पे सेल कर सकते हैं या नहीं? अ, नहीं, नहीं, लेकिन अगर कभी आप ऐसा हुआ है कि देख रहे हैं। सेक्शन 3 में अमेज़न ने आपसे कहा हो कि यार मुझे सप्लायर का दिखाओ कि आ, वो क्या कहते हैं कि अमेज़न के की ईमेल आई हुई है उसकी कि यार उसने आपको कहा है कि जाओ आप अमेज़न के ऊपर आप कर लो सेल, तो क्या कोई ऐसी ईमेल की उसकी क्या रिक्वायरमेंट आई है कि जहाँ पे कह रहा हो वो अमेज़न कि यार मुझे कोई ऐसी ईमेल दिखाओ जिसके अंदर ब्रांड ने कहा है कि आप जो हो मेरी प्रोडक्ट्स को सेल
कर लो अमेज़न पे? मेरे साथ अभी तक ऐसा केस नहीं आया, लेकिन एफडीए कंट्रोल प्रोडक्ट्स पे लोगों के साथ हो रहा है। जो सप्लीमेंट्स हैं या इस तरह की जो जिस पे मैप भी लाजमी होती हैं, हुँ। उस पे अमेज़न बोल रहा है कि आपके पास इजाज़त है इसको रीसेल करने की या नहीं। आपने इधर-उधर से उठा तो ली है, लेकिन आप इसको रीसेल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, ये ज़रा स्ट्रेंज है क्योंकि जो मैंने पॉलिसी रीड करी थी ना अमेज़न पे, वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन को यूएसए में और मेरे ख़्याल से यूके के अंदर तो एंटरटेन ही करता है वो। तो तो इट इज़ रियली नेसेसरी इन दैट केस एज़ वेल, या ये सिर्फ़ उड़ाई हुई खबर है? नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों में नहीं है नेसेसरी। काफ़ी स नहीं, यानी कि आपके साथ तो ऐसा केस अभी तक आया नहीं मेरे है। साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है, ठीक लेकिन है। जिस पे एफडीए का है, डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह है, उसमें थोड़ा आप एहतियात करें तो बेहतर है। हाँ। मैप अ, पॉलिसी जिस पे फॉलो हो रही ओह! हो। एक चीज़ और मुझे याद आई, बैटरी से एक हमने यूएसए में प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट की, उसकी अमेज़न की नोटिफिकेशन आ गई कि यार वो दो, क्या कहते हैं, उसके लैब डॉक्यूमेंट्स दो। टेस्ट। अब वो लैब टेस्ट हमने निकलवा लिए सप्लायर से। अमेज़न बोलेगा मुझसे करवाओ। हाँ, यार ये क्या है? वो बोल रहे अप्रैल से हमने ये हल दिया है, तो ये तो अजीब है ना ये बात। मोनोपोली है, इस ये पे हम कुछ मोनोपोली। नहीं कर सकते। अच्छा, अभी तक वो प्रोडक्ट अभी चल रहा है वैसे तो। हमारा एक स्टॉक तो निकाले आप ना। ब्रांड को बोलें कि अमेज़न के लिए अप्लाई करे, नहीं, वो शायद बनिस्बत आप। बोल रहे भाई हम है ही नहीं अमेजोन, अमेजोन पे ओके। आप बेचते हो बेचो, हमें क्या करना है इसका। तो ये है। अच्छा, वो बशीर भाई मेरे ख्याल से, या ये मैसेजेस आ इसमें रहे हैं। थोड़ा एक इशू आ रहा है कि हम्म। सप्लाई चेन वेरीफाई हो क्यों नहीं रही लोगों की। जो वीएस ने किया, हाँ। रेप्लिका प्रोडक्ट्स थी, आप उसको कभी वेरीफाई नहीं करवा सकते। आपका एज अ अकाउंट ओनर काम था आपके वीए पे नज़र रखना कि वो रेप्लिका, कार्डिंग या काउंटरफीट प्रोडक्ट्स परचेस तो नहीं कर रहा। लोग क्या कर रहे थे कि एक बंदा इन्वेंट्री खरीद रहा है, अपने वेयर हाउस पे मंगवा रहा है, फिर वो वेयर हाउस डील्स के नाम से एक ट्रेंड चला था कि भाई वेयर हाउस डील है, खरीद लें। ऑनलाइन आर्बिट्राज के आने के बाद, पाकिस्तान में जब इंट्रोड्यूस हुई, तो उसके बाद लोगों ने वो प्रोडक्ट्स परचेज की। आप उसकी सप्लाई चेन की ऑथेंटिकेशन कभी नहीं करवा सकते, भले वो जिसने फर्स्ट बाय की हुई है उसने ब्रांड से परचेज की हुई हो, लेकिन आपके पास जिस सोर्स के थ्रू आए उसके पास रीसेलिंग राइट्स नहीं थे कि आपको उसने वेयर हाउस वाले ने वेयर हाउस डील का नाम देकर वो प्रोडक्ट दे दी। अब आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, आपकी यहाँ पे वीए की गलती थी। एज एन इन्वेस्टर, एज एन अकाउंट ओनर, आपका काम था वीए के ऊपर नज़र रखना कि इसने ये प्रोडक्ट कहाँ से लिए। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स का भी यही है, कार्डिंग की प्रोडक्ट्स का भी यही है। रेप्लिका, नियर टू एक्सपायरी जो लॉट्स आती हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो डील्स देते हैं, उसमें आप ये नहीं देखते कि इसकी एक्सपायरी डेट कितनी करीब है, या इस पे मिक्स बैच नंबर्स तो नहीं है। तो ये भी अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, इनकी होना भी मुश्किल है, क्योंकि यू आर ऑन द मिस्टेक है। आपने गलती की है, आपने सप्लाई चेन ऑथेंटिक नहीं रखी है अपनी, तो आपका अकाउंट जा रहा है। अच्छा, इसमें दूसरी एक बात, कि ब्रांड बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक चीज़ है जो एडमिन डिपार्टमेंट वीए का जो होता है उसको ख्याल रखनी है कि अब आप ऑनवर्ड्स ब्रांड से जो प्रोडक्ट निकली है, आपके थर्ड पार्टी वेयर हाउस तक आई है, उसकी जो ट्रैकिंग्स हैं वो कलेक्ट करके डाउनलोड करके अपने पास सेव रखें, हर शिपमेंट की। क्योंकि जो अभी सेक्शन 3 की सप्लाई चेन वेरिफिकेशन आ रही है उसमें ये चीज़ भी अमेज़न मांग रहा है। सब ब्रांड से लेके आपके 3PL तक की ट्रैकिंग, यूपीएस है, फेडेक्स है, जो भी है, आप अपने अकाउंट मैनेजर जो आपका ब्रांड का है, आपको जो असाइन हुआ है, उसको बोलें कि भाई चलें ठीक है, आपने मुझे इनवॉइस दे दी, मुझे इसकी ट्रैकिंग्स भी आप दें। सेकेंडली, फिर 3PL से लेके जो अमेज़न तक ट्रैकिंग जा रही है वो तो आपके सेलर सेंट्रल में मौजूद है। उसका भी मेरे ख्याल में 6 महीने या 1 साल का टाइम होता है यूपीएस का। वो आपने अगर डाउनलोड नहीं किए तो हर इन्वेंट्री की कोशिश करके कोई एडमिन असाइन करके वो डाउनलोड करके अपने पास रख लें। लोगों के पास 2-2 साल पुरानी प्रोडक्ट्स पे आ रही हैं सप्लाई चेन वेरिफिकेशन,
और ना उनके पास ब्रांड से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक की, ब्रांड से लेके 3PL तक की ट्रैकिंग्स हैं, ना ही 3PL से लेके अमेज़न तक की ट्रैकिंग्स हैं। तो 3PL से अमेज़न तक की ट्रैकिंग तो आपके सेलर सेंटर से ही निकल आएगी। आपको शिपमेंट आईडी कॉपी करके यूपीएस या फेडेक्स जिससे भी आपने भेजी है, वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड कर देनी है। लेकिन ब्रांड से लेके 3PL तक आप कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। ये भी अमेज़न माँग रहा है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो हम नेगलेक्ट कर रहे थे। अच्छा, इसमें अगर हम आते हैं तो ज़रा से मुझे वो बताओगे कि कौन सी एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम अपनी रेगुलर काम के अंदर ऑब्टेन करना स्टार्ट, यानी कि अपने सिस्टम में उसको इनबिल्ड कर दें, प्रोसेस में इंक्लूड कर दें। यार ये एक ऑर्डर जब आपका होगा या आज जब आप ऑर्डर क्रिएट कर रहे होगे, तो ये चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंटेशन हुई भी होगी। ठीक है, और ये मैं आपसे इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि जब आप ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो उस वक्त से, ना कि जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो उस वक्त से आप क्या समझते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, ताकि खुदा ना खासा सेक्शन 3 का कुछ इशू आता भी है तो हमारा ये हो गया हाँ यार डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सिर्फ हमें अपलोड करने या आगे प्रोसीड करना है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ज़रा से बताना। चलें, सबसे पहले तो आपने देखें कि आपने अकाउंट जो रजिस्टर किया हुआ है उस पे आपने बिलिंग एड्रेसेस लिखने में अपर केस, लोअर केस, इन चीज़ों का आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके रीसेलर सर्टिफिकेट या ईआईएन, उसके ऊपर जिस तरह से एड्रेस मेंशन्ड है, आप सप्लायर के साथ भी उसी नाम के साथ रजिस्टर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये आ गया, इनवॉइस पे ये होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनी का नाम किस तरह से लिखा है, स्पेसिंग है, 3 डिजिट का नाम है, 3 वर्ड्स का, उसमें स्पेसिंग है, नहीं है, ये चीज़ें आप ख्याल रखें। सप्लाई इनवॉइस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी इनवॉइस आपके पास आ गई है, आपका ऑर्डर निकला है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक तक आ रहा है। आप अपने जो आपको असाइन हुआ है सेल्स रेप, उससे ट्रैकिंग ले लें कि भाई मुझे ट्रैकिंग की ज़रूरत है। आपको ट्रैकिंग वो रखनी है। 1 मिनट जल्दी भाई मुझे। आप भाई थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, आई थिंक सो कुछ चीज़ आ गई है इनके पास करने के लिए। तो लेट्स सी दी कमेंट्स नाउ। ओके ग्रेट, अच्छा, सॉरी। ही इज़ बैक, थैंक यू। हाँ। अच्छा, तो सप्लाई चेन आपके पास इनवॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए। ब्रांड से लेके आपके 3PL तक की आपकी ट्रैकिंग आपको रिकॉर्ड करनी है। 3PL से लेके अमेज़ॉन आपकी ट्रैकिंग, चलें ठीक है, अमेज़ॉन आप एफबीए कर रहे हैं, यूपीएस की सर्विस हासिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन यूपीएस की वेबसाइट पे जाके जो ट्रैकिंग आईडी आपको अलॉट हुई है उसके थ्रू ये रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लें अपने पास, ताकि इन केस आपको ब्रांड सप्लाई चेन की इनवॉइस नहीं देता है तो आपके पास एटलीस्ट ट्रैकिंग हो कि भाई ये प्रोडक्ट ब्रांड के वेयर हाउस से निकली थी, मेरे 3PL तक आई है, 3PL में मैंने इसको लेबल करवाया या पॉलीबैग करवाया, और 3PL से फिर आपके पास आई है। तो ये भी एक सप्लाई चेन का एक रूट है प्रूफ करने का कि ब्रांड के रजिस्टर्ड एड्रेस से ये प्रोडक्ट निकली थी और आपके पास आई है अमेजोन तक। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा है डॉक्यूमेंट? इसमें आप डॉक्यूमेंट सप्लायर का तो आप जैसे हमने डिस्कस किया कि या तो ब्रांड की वेबसाइट पे जाएं, फाइंड माय डिस्ट्रीब्यूटर्स में जाके सप्लायर की मौजूद हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके यूआरएल लेके आप अपने पास सेव कर लें, या तो आप ब्रांड से कंफर्म कर सकते हैं खुद कि भाई ये आपका ऑथेंटिक है या नहीं है, वो कर लें। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके अलावा आपके डिस्पेरेंसीज़ को आप लुक आफ्टर करें। आपको उसमें इनवाइसेस काम आती हैं, जो डिस्पेरेंसीज़ आप छोड़ रहे हैं, 20 यूनिट्स आपके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, उसको आपने नेगलेक्ट कर दिया है कि नहीं ये तो एक्स्ट्रा आ गई मेरे पास, जैसे पॉलिसी वायलेशंस में आपने रखा था, वहाँ पे इनवाइस आपकी काम आती है। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मिल सकता है तो ले लें, नहीं मिल सकता तो ठीक है, इट विल वर्क। अच्छा, अगर ये मैं इसको रिपीट करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो इनवाइस आए, अगर इफ़ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, हम ऑर्डर बनाने के लिए बैठे,
और हमारा केस ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर से एक ब्रांड निकला है जो हमें करना चाहिए। अब उस ब्रांड के हम जाएं और उससे ईमेल पे पूछें कि ये आपका अथेंटिक सप्लायर है या नहीं है। वो ईमेल पे हमें रिस्पॉन्स करेगा अपने ब्रांड के डोमेन से। मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं कॉल करता हूँ ब्रांड को। हम्म। ब्रांड ने कॉल, उसके सेल्स रेप ने या जो भी जिससे कांटेक्ट हो रहा है हमारा, उसने कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई ये मेरा ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि मैं आपको ये, आप अपनी ईमेल प्रोवाइड कर दें, मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, मुझे इस पे भी रिप्लाई कर दें, क्योंकि हमारी कंपनी के कुछ हैं, पॉलिसीज़ हैं जिसके थ्रू मैं आपसे ईमेल में कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ। तो वो आप लेके रख लें। अदरवाइज़ ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट पे ही होते हैं मौजूद। या तो ब्रांड को आप सिंपली ईमेल करें कि अपने भाई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स प्रोवाइड करें, वो ईमेल आपके पास आ जाती है, उसमें भी उसका नाम होगा। ओके, ठीक है। तो वो ईमेल हो गया, या उसकी वेबसाइट पे उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम हो गया, और ब्रांड की वेबसाइट का लिंक हो गया, और उसके साथ जो है क्या, जो हम डॉक्यूमेंट यानी कि जो प्रिंट आउट निकालें उसकी वेबसाइट का, उस सप्लायर का जो नाम है, उसका जो लिंक है वो क्लिकेबल हो। ऐसा ही है? प्रिंट तो नहीं, आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पीडीएफ बना सबमिट होता है अमेज़न को। हम्म। मैंने जो पीडीएफ सबमिट किया था उसमें क्यूआर कोड लगा के मैंने वहाँ पे लिख दिया था, स्कैन दिस क्यूआर कोड। और आप क्लिकेबल लिंक बनाना चाहें हाँ। तो वो भी कर दें। नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा कि यार, अब आपने, अगर आप तस्वीरें ले रहे हैं तो आपने उसको एडिट कर दिया, अब अमेजोन क्या उसको एडिट तो फिर आप रिसीव करेगा? इनवॉइस को भी करेंगे, आप बैंक स्टेटमेंट को भी करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है ना आपको कि आप हाईलाइट करके दें इसको। ओके, ओके, ओके। जब, तो वो एडिट तो होनी है वैसे ही, लेकिन आपकी एडिट होने के बाद वो वेरीफाएबल हो, वो इम्पोर्टेंट है। अमेज़न जो ईमेल करता है उसमें खुद ही मेंशन करता है कि आप अगर प्राइस को ओमिट करना चाहते हैं ठीक है, इनवॉइस वो तो में या इनवॉइस का हो गया। डॉक्यूमेंट्स में, या मगर हाईलाइट करना चाहते हैं। हाँ, वो तो मैं समझ गया इनवॉइस के ऊपर, तो वो कहता है। हम्म। मगर यहाँ पे अगर हम जो है वेबसाइट से सप्लायर की इंफॉर्मेशन हम प्रूफ कर रहे हैं, तो वो हम किस तरीके का डॉक्यूमेंट उसमें एक्सेप्ट करता है, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लोग इसको अभी से स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दें अपने प्रोसेस में। मैंने जो सबमिट किया था हाँ। डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर सबसे ऊपर क्लिकेबल लिंक थी। मैंने लिख दिया था उसको, हेडिंग दे दी थी कि क्लिकेबल लिंक है, आप इसको क्लिक करके जा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट के ऊपर। वो ब्रांड की वेबसाइट थी, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट थी। नीचे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया था जिसमें उस ब्रांड, उस डिस्ट्रीब्यूटर का वाज़ेह नाम था। हम्म। तो ये मेरे लिए काम की है, मेरे लिए ये डॉक्यूमेंट चला है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो तुमने सिर्फ ये चीज़ किया कि वहाँ पे इसका लगा दिया लिंक, फिर अमेजोन हम्म, उसकी क्या, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्ट पे, और तुमने एक स्क्रीनशॉट लगा के उसको हाईलाइट कर दिया कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर है इस लिस्ट में से जिससे हमने ये प्रोडक्ट लिए, तो बिल्कुल। ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इट मेक सेंस। चलो, अच्छा, ये हमारी हो गई सब डिस्ट्रीब्यूटर की वेरिफिकेशन। सेकंड, अब आ जाती है, हमने उसका ऑर्डर प्लेस किया। अब ऑर्डर जब हमने प्लेस किया तो हमारे पास इनवॉइस आ जाएगी। अब इनवॉइस हमारी इस तरीके की होनी चाहिए जिसके अंदर उसका नाम, जो हमारी कंपनी का नाम है वो, दूसरा उसका जो एड्रेस है वो एग्जैक्टली अमेजोन से करता हूँ मैच। अच्छा, इसमें क्या ये केस सेंसिटिव होता है या इट्स ओके कि कोई कैपिटल स्मॉल एम, अगर सी की जगह सी, ओ की जगह ओ होना चाहिए? अ, है, जहाँ पे इनको मसला क्रिएट करना है वो करते हैं। मेरे साथ किया हुआ है इन्होंने कि आपकी इनवॉइस में नाम इस तरह से लिखा हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट से इस तरह से लिखा हुआ है। फिर हम ब्रांड के पास गए हैं, उनको बोला है कि भाई अपने हमें न्यू एक इनवॉइस जनरेट करके दें, फिर वो हमने अप्लाई किए तो उन्होंने एक्सेप्ट किए। ओ, इस तरह से प्रोडक्ट अनगेटिंग में भी ये इशू होता है। आप बोल रहे होते हो कि यार मेरी बार बार इनवॉइस रिजेक्ट क्यों हो रही है, वहाँ पे भी ये इशू होता है। तो तुम ये बोल रहे हो कि ये केस सेंसिटिव है, इनवॉइस के ऊपर नाम? मेरे केस में मेरे साथ हो चुका है। ओके। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि कभी कभार ये होता है कि आप
ओनर का नहीं होता। हुँ, हुँ, हुआ है, होता है। अवॉइड करना करना चाहते हैं अभी से कर लें, ब्रांड नाम अपने ओनर के नाम पे करवा लें, ट्रेड अकाउंट शिफ्ट। बट मैंने ये चलाई हैं इनवाइसेस वीए के नाम वाली और चली हैं। बट अभी अगर आपके पास टाइम है, ओनर के नाम पे अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं, तो कर लें तो बेहतर है। जी, अगर आप 3PL को बीच में ला रहे हैं तो वो 3PL के एड्रेस के साथ मैच होना चाहिए। 3PL की इनवॉइस पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस वहाँ पे होना चाहिए। बट इसका ज़्यादा इशू नहीं है, उसका अपर केस लोअर केस का इतना नहीं है। लेकिन जो है ना, एटलीस्ट एड्रेस वही होना चाहिए। वेबसाइट आ रही हो, ट्रेडिंग नेम कुछ का ट्रेड डीबीए अलग होता है और बिलिंग नेम अलग होता है, मतलब रजिस्टर्ड एलएलसी का नेम अलग होता है और डीबीए अलग होता है, डूइंग बिजनेस एज। तो ट्रेडिंग नेम क्लियरली होना चाहिए। एलएलसी आप भले किस नाम से भी, अपने अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी नाम से एक्सवाइजेड एलएलसी रजिस्टर करते हैं लेकिन अमेजोन पे आप कोई यूनिक नेम रख लेते हैं, आपको समटाइम्स वो नेम नहीं मिल रहा होता है एलएलसी का। तो जो एलएलसी का नेम है वो आपका असली नेम है। बट जो अमेजोन पे आप जिससे रीसेलिंग कर रहे हैं वो आपका डीबी अकाउंट होता है। या फिर ऐसे होता है कि हम नाम तो अच्छा रख लेते हैं, लेकिन जब हम डोमेन परचेज करने जाते हैं वो डोमेन अवेलेबल ही नहीं होता। तो हम कोई और डोमेन लेके उस पे हम जो है ना बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो भी एज अ डीबी अकाउंट होता है। हम्म। जो नाम आप यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इनवाइस। बिलिंग वाला, बिलिंग वाला दोनों होते हैं, दोनों होते हैं हाँ। एलएलसी, क्योंकि वो जब सर्च करने जाएंगे किसी भी स्टेट की वेबसाइट पे, तो वो डीबीए से सर्च नहीं होगा, वो उसके जो रजिस्टर्ड नेम है उससे सर्च होगा। आप एचएमआरसी की वेबसाइट पे चले जाएं या आप यूके पे टेक्सास में और इलिनॉय ऑनलाइन बिजनेस सर्च में चले जाएं, आप डीबीए से उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको उसका रजिस्टर्ड नेम पता होना चाहिए। परचेज आपने किससे की है? हम्म। क्योंकि वो एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि वो ही बना रहा है ना मैन्युफैक्चरर। अगर कल को अमेजोन वेरिफिकेशन के लिए आपकी इनवॉइस उसको भेजता है ब्रांड को, तो ब्रांड तो वेरीफाई करेगा उसको, क्योंकि उसकी इजाज़त के थ्रू ही आपने मैन्युफैक्चरर से परचेज की है। यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं जैसे नाइक है, नाइक के चाइनीज सप्लायर के पास चले जाते हैं,
उससे खरीद के आते हैं, वहां से आके अमेजोन पे सबमिट करवाने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली नाइक उसको डिनाई करेगा, या जो भी बड़े ब्रांड्स हैं वेयरेबल्स में, वो डिनाई कर देते हैं कि भाई ये तो हमने इजाज़त ही नहीं दी थी, इसने जाके हमारे मैन्युफैक्चरर से खरीदा है। तो आपका ब्रांड उसमें कॉपरेट करना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल, होता है। हाँ, उनके नेम्स और क्वांटिटी, नेम और क्वांटिटी मैच हो रहे हो। ये है, लेकिन एटलीस्ट जेनरिक पता चल जाए कि जनरल में प्रोडक्ट ये है क्या। कभी कभार ऐसे भी होता है कि यूपीसी ही डिफरेंट होता है। जैसे ब्रांड ने अगर लिस्टिंग नहीं बनाई, किसी थर्ड पार्टी सेलर ने बनाई है, तो यूपीसी डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें चल जाती हैं। नहीं, आप एज ए आइडेंटिफायर उसको ईमेल में लिख रहे होते हो कि फलां एसकेयू से ये प्रोडक्ट इनवॉइस में मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर आप उसका नेम यूज़ करेंगे कि इनवॉइस में नेम क्या है। वेबसाइट लाज़मी है। वेबसाइट पे इशू भी किया था अमेज़न ने मेरे साथ, कि मेरा एक अकाउंट सस्पेंड हुआ। उस पे मैं बार बार उनसे पूछ रहा हूँ क्यों, वजह बताएं। फिर बहुत अरसे के बाद उन्होंने बताया कि आपके सप्लायर की वेबसाइट जो है ना खुल नहीं रही। अच्छा, वो इशू था क्या कि वेबसाइट पे ह्यूमन चेक लगा हुआ था, तो वो थोड़ी स्लो चलती थी। कि वेबसाइट खुली, फिर ह्यूमन चेक आपने क्लिक किया और फिर वो आगे वेबसाइट, अमेजोन ने उसको 2 मिनट में चेक किया होगा शायद, वो नहीं खुली उनके पास, और उन्होंने अकाउंट सस्पेंड कर दिया। 2 सेकंड लगाए होंगे, बिल्कुल। तो हाँ, बस उनको नहीं करना होता तो, क्योंकि एक बार आपके ओनर ने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू नहीं दिया ना, आपको फिर वो बहुत बहाने मारेंगे मारेंगे कि ये है आपका मसला, ये आपका मसला है, ये आपका मसला है। तो इसमें ये लाजमी है कि आपके ओनर को आप लूप में ले लें अभी से। मैं तो अभी मैं तो अभी यही बोलता हूँ कि वो जो साइलेंट इन्वेस्टर वाली गेम थी वो अब नहीं है। अमेजोन होलसेल इज नॉट फॉर साइलेंट इन्वेस्टर। अगर आप साइलेंट इन्वेस्टर हैं, फिर आप अपनी एलएलसी किसी और के नाम पे रखें, जो आपके बिजनेस में इन होके थोड़ा परफॉर्म कर पाए। हो तो बेहतर है, हाँ। कुछ जो ईमेल में आती है रिक्वायरमेंट, उस पे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ होता है कि सप्लायर का फ़ोन नंबर हो। हाँ, अमेज़न की तरफ से जो ईमेल आती है उसमें मेंशन होता है ये। हाँ, वेबसाइट हो तो बेहतर है, बिल्कुल। अमेज़न की तरफ से जो ईमेल आती है कि आपके सप्लायर की इनवॉइस में ये चीज़ें हों, उसमें वेबसाइट लिखी हुई है।
हाँ, फ़ोन नंबर भी होता है। ईमेल भी शायद होती है। क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो क्रेडिट पे ले रहे हैं ना, उनको बाज़ औक़ात इनवॉइस बाद की मिलती है। आपने क्रेडिट पे ले लिया, आपने क्रेडिट क्लियर नहीं किया है, ब्रांड ने आपकी शायद इनवॉइस रोकी हुई है, आपने क्रेडिट क्लियर किया, ब्रांड ने आपको इनवॉइस दे दी, लेकिन उससे पहले आपने अमेज़न डिस्पैच कर दी थी चीज़। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, प्रोफ़ोर्मा आप नहीं दे सकते। नहीं, नहीं। हुँ, होता है ये। निकलवानी पड़ेगी, या तो फिर आपके पास आ गई हैं चीज़ें तो फिर आप उसको शिपमेंट डिले कर दें, जब तक आपके पास पेड इनवॉइस नहीं आए। वंस आपके पास पेड इनवॉइस उसी डेट में आ जाती है तो फिर आप इसको शिप करें। यस। अब अमेज़न सप्लाई चेन की वेरिफिकेशन में जो 14-15 डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, उसमें ये चीज़ें शामिल हैं कि आपके पास ट्रैकिंग्स, बिल ऑफ लेडिंग, अगर आपका पैलेट आया है तो बिल ऑफ लेडिंग आपको मिला होगा, वो आपके पास होने चाहिए। अगर पैलेट शिपमेंट है तो बी टू बी कर रहे हैं तो कंपनी के अकाउंट से ही होने चाहिए। ऑनलाइन आर्बिट्राज किया है तो वो ओनर के नाम पे चल जाती है, लेकिन कहीं और से नहीं। कंपनी के अपने अकाउंट से हो रही हो। थ्रू आउट दो, ये तीनों चीज़ों में लाजमी है। सप्लायर को भी पेमेंट में ये चीज़ देखनी है आपको, वीए को भी पेमेंट में ये चीज़ देखनी है आपको, और ड्रैप सेंटर को पेमेंट में भी देखनी है। हम्म। ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये इश्यूज आए थे कि आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स जो अमेजोन आपसे मांग रहा था, क्योंकि लोगों ने पर्सनल अकाउंट से, ये इंडिविजुअल अकाउंट से करना शुरू कर दिया था, पाकिस्तान से ये आसानी से बन जाता था। अब सप्लायर ने उनको आइडेंटिफाई कर दिया, रिटेलर ने, कि भाई ये बी टू बी के लिए परचेस करा है, उनका ऑर्डर कैंसिल कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, किसी और का कार्ड उठा के वहाँ से परचेस कर ली। जब उनसे पूछा गया कि यार आपने ये क्यों किया, अब आप इसको प्रूफ कैसे करोगे, तो बोल रहे हैं कि सप्लायर बार बार ऑर्डर कैंसिल कर रहा था हमारे एलएलसी के कार्ड से या हमारे पर्सनल कार्ड से, हमने किसी और के कार्ड से करके लगा दिए। तो वो तो ऑब्वियसली वेरीफाई नहीं होगा।
वो तो ले लें आप, एक ही बार ले लें। जब से आपने काम स्टार्ट किया उस प्रेप सेंटर से, आपके सेलर सेंटर पे जब उसका एड्रेस रजिस्टर हो गया, आप उस डेट की बनवा लें एग्रीमेंट। एलएलसी का नाम, डेट ऑफ जब आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि हम आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ओनर की जिम्मेदारी है कि वो टाइमली पेमेंट से, इनवॉइसेस का स्केड्यूल लिखा होता है कि इनवॉइस हर शिपमेंट के बाद होगी या मंथली होगी, इस तरह से। नहीं है इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा होता है प्रेप सेंटर एग्रीमेंट, और इस पे कोई इशू नहीं आया है। बिल्कुल। कंपनी का नाम भी हो तो दैट्स इनफ। आपके सेलर सेंट्रल में अगर आप यूपीएस पार्ट अमेजोन पार्टनर यूज़ कर रहे हैं तो वो आ जाती हैं। यूपीएस पार्टनर नहीं यूज़ कर रहे, आपने कोई और सर्विस यूज़ की या हैजमत प्रोडक्ट है जो कि यूपीएस से नहीं जाती है, तो फिर आप वो कलेक्ट करके रख लें। अदरवाइज यूपीएस से भी जा रही हैं, अमेजोन पार्टनर से जा रही हैं, तो भी बेहतर है कि आप कलेक्ट करके अपने पास रख लें। अदरवाइज आपके सेलर सेंट्रल में वो शो हो रही होती है, उसकी पूरी ट्रैकिंग शो हो रही होती है। हाँ, आप फिर यूपीएस की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, उसकी ट्रैकिंग की जो रिसिप्ट होती है वो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो कर ले तो बेहतर है। हम्म। आ, हम्म। मैंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन अमेज़ोन को वंस आपने ट्रैकिंग दे दी है, क्योंकि आप अगर जब भी अमेज़ोन पार्टनर यूज़ नहीं करते हो तो फिर आपसे वो ट्रैकिंग मांगता है कि आपने किससे परचेस की है, उसकी हमें आप ट्रैकिंग दे दें। लेट सपोज आपने फेडेक्स से की है, तो फिर जो है, तो वो आपसे मांग रहा होता है। लोड घट कर, लोड घट कर। हेलो। जी, आ रही है। अच्छा, सो कहाँ पे थे हम? सॉरी। जी जी, सॉरी। अच्छा, शिपमेंट में हैज़मत की हम बात कर रहे थे, तो हैज़मत में जब आप क्रिएट करते हो ना, नॉन यूपीएस पार्टनर से, नॉन अमेजोन पार्टनर से, तो अमेजोन आपसे ट्रैकिंग तो ले लेता है। अब अमेजोन के पास प्रेडिक्टेबल है कि इस बॉक्स में हैज़मत प्रोडक्ट होगी,
क्योंकि आपने उसको ट्रैकिंग लगाई हुई है। अब ये एक इशू हो सकता है कि सप्लायर उसने जिससे शिप की है उसमें हैजमत के स्टिकर्स ना लगाए हों, क्योंकि उस पे अलग से एक हैजमत के स्टिकर्स लगते हैं। तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने जब भी शिपमेंट यूके में शिप की है हैजमत की, तो हमने रिपोर्ट किया है ट्रैकिंग कंपनी को, शिपिंग कंपनी को, कि हम ये हैजमत प्रोडक्ट आपको भेज रहे हैं। यूपीएस नॉन पार्टनर, यूपीएस बट नॉन पार्टनर। आप यूपीएस की वेबसाइट पे जाके इंडिविजुअल आप जो है ना शिपमेंट क्रिएट करें, वो नॉन पार्टनर में काउंट होती है, लेकिन वो यूपीएस शिप करता है उसको। अमेजॉन पार्टनर में वो शिप नहीं करता। नहीं, उसमें जो आपके प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, मेरे ख्याल में उसमें होता है कि जो है ना आप हैजमत प्रोडक्ट भेज रहे हैं। बाकी अलग से अकाउंट ओपन। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसके अलावा जो, अगर आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन और ये चीज़ें आ जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये जो कंपलसरी जो तो हमने हाईलाइट कर दी हैं कि आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए ये प्रोडक्ट्स इन डॉक्यूमेंट्स। जी जी, आ रही है। हेलो। जी जी, आ रही है। जी जी।